Jai Hind friends, welcome to Muft Mein Shiksha, and today we are going to discuss chapter 3 of Political Science Constitution at Work. Chapter 3 is Election and Representation, चुनाव और प्रतिनिधित्व. तो हम आज तीसरा चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व पे बात करने वाले हैं. इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधित्व दोनों इंटर रिलेटेड वर्ड्स है दोस्तों. तो हम इसका डिटेल में अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. चुनाव और प्रतिनिधित्व से हम क्या समझते हैं. मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो, समझ आप लोगों को पता है पहले से चुनाव और प्रतिनिधित्व क्या चीज़ है. बट इन डेप्थ हमारे डेमोक्रेसी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हमारे डेमोक्रेसी में इसकी क्या भागीदारी है, हम ये सब चीज़ें बहुत खूबसूरती से समझेंगे दोस्तों. जैसा कि हमने लास्ट 2 चैप्टर्स को डिटेल में समझ लिया है और ये हमारा 3rd चैप्टर है. सो we are going to discuss in detail. One more thing friends, I just want to add कि अगर आप लोग कोई खास टॉपिक को अगर पिछले 2 चैप्टर में नहीं समझे हो, आप मेरे को कमेंट्स में लिख के बताओ. मोस्ट प्रोबेबली मैं उस टॉपिक पे पर्टिकुलरली मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर, उसमें छोटा सा वीडियो बनाकर आपके लिए समझ के लिए फिर से एक डिटेल में उस पार्ट को बनाकर डाल दूंगा, सो दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग इज़ नॉट क्लियर, आप लोगों को क्लियर हो जाए. क्योंकि मेरा एम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक सही शिक्षा पहुंचाना है और मेरा लक्ष्य है कि आप लोग सही से समझे, इन डेप्थ समझे और समझदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग, हैव यू एवर प्लेड चेस? व्हाट वुड हैपन इफ द ब्लैक नाइट सडनली स्टार्ट मूविंग स्ट्रेट रादर देन 2.5 स्क्वायर? तो चेस में अगर घोड़ा आपको 2.5 कदम चलने के बजाय अगर सीधा चलने लगे तो क्या होगा. एंड इसी तरीके से अगर क्रिकेट के खेल में अगर अंपायर्स नहीं हो तो क्या होगा. सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर देयर कि अगर कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, कोई भी खेल आप खेलते हैं, तो उसमें यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स. कुछ रूल्स आपको मानने होते हैं और वो रूल्स जनरली क्या होता है, द चेंज द रूल्स एंड द आउटकम ऑफ द गेम वुड बी वेरी डिफरेंट. सो जैसे ही अगर आप रूल चेंज कर देते हैं उनका गेम का आउटकम बदल जाता है. तो सिमिलरली गेम नीड्स एन इम्पार्शियल umpire whose decision is accepted by all the players. The rules and the umpires have to be agreed upon before we begin to play a game. So जैसा कि हम कोई भी खेल खेलते हैं तो अंपायर जो रूल होना चाहिए वो सबको पहले से पता होना चाहिए. खेल स्टार्ट होने के पहले रूल पता होना चाहिए, बिफोर वी बिगिन द गेम, एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द प्लेयर्स. और सारे प्लेयर्स को वो रूल एक्सेप्टेड होना चाहिए. एंड द अंपायर जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए. देन ओनली वो ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप आएगा और सही गेम का आउटकम होगा जो किसी भी पार्शियलिटी से परे होगा, जिस गेम का रियल आउटकम आएगा जिसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. सो जो इस खेल के लिए सही है दोस्तों, वट एवर इज ट्रू ऑफ ए गेम इज ऑल्सो ट्रू ऑफ इलेक्शन. तो जो इस खेल के लिए सही है, चुनाव के लिए भी वही सही है. देर आर डिफरेंट रूल्स और सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस. इलेक्शन करने के बहुत तरीके के सिस्टम है, डिफरेंट तरीके हैं. हाउएवर द आउटकम ऑफ द इलेक्शन डिपेंड्स ऑन द रूल्स वी हैव अडॉप्टेड. तो जो रूल्स हमने अडॉप्ट किया, हमारी कंट्री भारत ने जिस रूल्स को अडॉप्ट किया, उस हिसाब से हमारा आउटकम, इलेक्शन का आउटकम इस पर डिपेंड करेगा. वी नीड सम मशीनरी टू कंडक्ट द इलेक्शन इन एन इम्पार्शियल मैनर. यस, लाइक अंपायर, जैसे क्रिकेट में आपका अंपायर है, यहाँ पे भी एक इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए एक इम्पार्शियल अंपायर होना चाहिए, है ना. एंड हम देखते हैं कि इंडिया में वो अंपायरिंग का काम या इम्पार्शियल तरीके से कंडक्ट करने का काम कौन करता है. विल कम टू नो दैट. सिंस दिस 2 डिसीजंस नीड टू बी टेकन बिफोर द गेम ऑफ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैन बिगिन, दीज कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनी गवर्नमेंट. सिंस आप लोगों को मालूम है कि जो चुनाव होता है उसमें सरकार जो एक पॉलिटिकल पार्टी के एक या कुछ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट से चलती है और वो खुद भी चुनाव में है. तो जो पार्टीज सरकार में है और उनको भी चुनाव लड़ना है और उनको उस चुनाव के रिजल्ट पर डिसीजन होगा कि अगली बार वो सरकार बनेगी या नहीं बनेगी. तो इट मीन्स कि सरकार तो चुनाव नहीं करवा सकती, है ना दोस्तों. आप ही बैट्समैन हैं, आप ही प्लेयर हैं और आप ही अंपायर बन जाए तो फिर तो आप कभी आउट ही नहीं होंगे. बॉलर बॉल किए जा रहा, आप नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल यही करते रहेंगे एंड यू विल विन द गेम. सो सिमिलरली गवर्नमेंट का जो चुनाव होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती है एंड accordingly
दोज पॉलिटिकल पार्टीज और ऑल्सो फाइटिंग द इलेक्शन, वो भी चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है चुनाव करने का कार्यक्रम। सो समझ लीजिए दोस्तों, आप लोगों को अगर अभी तक लग रहा है कि चुनाव सरकारें करवाती है, तो ऐसा नहीं है। यस, सरकार की जो तंत्र है, व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, वो यूज ज़रूर होता है, बट देन इलेक्शन का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है। विल कम टू नो दैट हु इज दैट। नाउ हु इज द अंपायर इन इंडियन इलेक्शन, क्या कौन है वो अंपायर, अभी हम देखेंगे। दैट इज वाई दिस बेसिक डिसीजंस अबाउट इलेक्शंस आर रिटन डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और चूंकि हर एक गेम के पहले रूल्स पहले से डिसाइड होने चाहिए, तो सिमिलरली इसमें भी हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान में पहले से लिखा हुआ है कि इलेक्शन कैसे होंगे। सो इस चैप्टर में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शन, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है चुनाव के जुड़े हुए, एंड रिप्रेजेंटेशन एंड प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, चुनावी प्रावधान क्या क्या है, हम ये पढ़ने वाले हैं। वी शैल फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मेथड ऑफ इलेक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन चोजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारे संविधान में जिस चुनाव पद्धति को, मेथड ऑफ इलेक्शन, जिस चुनाव पद्धति को चुना गया है, स्वीकार किया गया है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इम्प्लीकेशन, और इसका क्या असर है, इम्प्लीकेशन है, इफेक्ट है ऑन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग इम्पार्शियल मशीनरी एंड कंडक्टिंग इलेक्शन। और ये जो मेथड है, जो पद्धति चुनी गई है चुनाव के लिए, इससे हम हमारे देश में एक इम्पार्शियल निष्पक्ष मशीनरी सेटअप करके चुनाव करवाने की, चुनाव करवाने की जो प्रक्रिया है, इसमें इसका क्या असर पड़ता है इस चुनाव पद्धति का, ये भी हम इसमें समझेंगे। सो बेसिकली जो हमारा मेथड ऑफ इलेक्शन है, जो हमारे संविधान में लिखा गया है, जो हमारे संविधान ने जिसको चूज़ किया, वो कैसे इम्पार्शियल होकर ये इलेक्शन करवाता है, उसके प्रोविजन से कैसे इम्पार्शियल इलेक्शन होता है हमारे कंट्री में, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। एंड सिमिलरली हम थोड़ा ये भी पढ़ने वाले हैं कि सम सजेशंस फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन दिस रिस्पेक्ट, तो हम अपने संविधान में कुछ इस प्रावधानों को संशोधित करने के लिए कुछ सुझाव हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। सो आफ्टर दिस रीडिंग दिस चैप्टर व्हाट यू वुड अंडरस्टैंड, जैसा कि दोस्तों एम ऑफ द, आई ऑलवेज कीप टेलिंग यू, एम हैज़ टू बी वेरी क्लियर, हम क्या लक्ष्य पाने वाले हैं वो हमें पता होना चाहिए, और इस चैप्टर में भी हमारा लक्ष्य क्या है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि हमारा लक्ष्य क्या है। डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन, हम सबसे पहले समझेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन, चुनाव करने की क्या विभिन्न विधियां हैं, है ना, क्या विभिन्न पद्धतियां। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, ठीक है, हमारे देश में जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन चुना गया है, ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं, जो चुनाव व्यवस्था भारत में चुनी गई है, भारत में के संविधान के द्वारा भारत में चुनाव व्यवस्था जो चुनी गई है, उसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रोविजंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हम बार बार बात तो कर रहे हैं कि इलेक्शन इम्पार्शियल तरीके से होना चाहिए, तो मकसद क्या है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, बट इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों जरूरी है, इसकी क्या महत्व है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, दैट विल अंडरस्टैंड। एंड लास्ट वन, द डिबेट ऑन द इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार पर होने वाली जो डिबेट है, जो बहस है चुनाव सुधार के ऊपर, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और इन डिटेल समझेंगे। सो यस फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फॉर द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। आप सबको मालूम होगा, आई थिंक कि ऐसा तो कोई विद्यार्थी नहीं है जिसको इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी नहीं मालूम है। आई होप बाय नाउ यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी का बेसिक शाब्दिक अर्थ तो आप जरूर जानते होंगे। विल डिस्कस इन डिटेल इनके कॉन्सेप्चुअल मीनिंग को हम थोड़ा और खंगालते हैं और डीप में समझते हैं कि चुनाव और लोकतंत्र, है ना। सो इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, सो हम दो, जैसा कि चैप्टर हमें बोल रहा है कि लेट्स स्टार्ट विद टू सिंपल क्वेश्चन। सो पहले हम दो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या चुनाव के बिना लोकतंत्र कायम रह सकता है, विदाउट होल्डिंग इलेक्शन कैन वी हैव डेमोक्रेसी, दैट्स अ वेरी वाइटल क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड। एंड कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी, और क्या हम चुनाव करवा सकते हैं अगर डेमोक्रेसी नहीं है, तो अगर लोकतंत्र नहीं है तो क्या चुनाव हो सकता है।
समझते हैं दोस्तों, आप लोगों के मन में अभी थोड़े बहुत कुछ कुछ के सवाल आए, सॉरी इन सवाल के जवाब आए होंगे, बट इन आपके मन के में जो जवाब हैं उसको हम धीरे धीरे समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड्स अस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लार्ज डेमोक्रेसी ना। पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में, लार्ज डेमोक्रेसी, इंडिया इज लार्ज डेमोक्रेसी, बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? बिना इलेक्शन करवाए क्या डेमोक्रेसी पॉसिबल है? ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजंस। यस, इतने बड़ा लोकतंत्र है भारत जैसे बड़े लोकतंत्र, या भी अन्य विभिन्न विभिन्न बड़े कंट्रीज जो हैं जहाँ बड़े लोकतंत्र है, यहाँ क्या ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक पार्ट? सारे नागरिक तो भाई हर एक डिसीजन मेकिंग में हर एक नागरिक तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकता डायरेक्टली। सो देयर फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल। सो देन प्रजातंत्र में जो लोकतंत्र है उसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, है ना, हमारे रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए जाते हैं। दिस इज हाउ इलेक्शंस बिकम इम्पॉर्टेंट। तो ये ऑटोमेटिकली अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना है तो हाउ विल यू डू इलेक्शन? चुनाव का तरीका होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, और देन ऑटोमेटिकली इलेक्शन विल बिकम इम्पॉर्टेंट। सो वेन एवर वी थिंक ऑफ इंडिया एज डेमोक्रेसी, आवर माइंड इनवेरिएबली टर्न्स टू द लास्ट इलेक्शन। Elections have today become the most visible symbol of democratic process. So democratic process का जो most विजुअल, जो दिखता हुआ, जो हमें सबसे ज़्यादा अपने सहज जो दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से, वो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे माइंड में बेसिकली लगता है कि इलेक्शन इज़ द मोस्ट विजुअल सिम्बॉल, है ना, मोस्ट विजुअल सिम्बॉल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वी ऑफन डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। A direct democracy is one where the citizens directly participate in the day-to-day decision making and in the running of the government. So जैसा कि नाम ही है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा कि जो नागरिक हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, डेली डे टू डे के डिसीजंस जो होंगे, उस सरकार के जो भी डिसीजंस होंगे डे टू डे के, उसमें नागरिक डायरेक्ट प्राप्त। सो इतने बड़े लोकतंत्र में, जो बड़े लोकतंत्र है वहाँ पॉसिबल नहीं। यस, देयर आर कंट्रीज वेयर दिस इज देयर। So ancient city states in the Greece were considered examples of direct democracy. ठीक है, so पहले ग्रीस में, जो पुराना यूनान था, वहाँ पे ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता था वहाँ के कुछ शहरों में। Many would have considered local governments, especially gram sabhas, to be the closest examples of the direct democracy. But this kind of democracy cannot be practiced when a decision has to be taken by lakhs and crores of people. That is why rule by the people usually means rule by the people's representatives. So कहना चाह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो मोस्टली जो हमारे ग्राम सभा होते हैं, जो गाँव में चुनाव होती है, तो वहाँ ग्राम सभा जो होता है उनका जो डिसीजन लिया जाता है, गांव के लोग मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं, गांव के सभी वयस्क लोग मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं, और वो कुछ कुछ गांव के स्तर पर डिसीजंस लेते हैं। तो वो एक तरह का हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बट जहाँ पे लाख करोड़ लोगों की जनसंख्या है, भारत जैसी कंट्री जहाँ पे 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हों और मोर देन 90 करोड़ पीपल आर द एलिजिबल एज फॉर वोटिंग, सो इतने बड़े कंट्री का आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्शन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करवा सकते हैं सरकार के डे टू डे कार्यक्रमों में। सो देन पीपल रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके चुनने की ज़रूरत हो जाती है। सो इन सच एन अरेंजमेंट सिटीजन्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु इन टर्न आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन गवर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री। सो जिनको हम चुनते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं हमारे, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन गवर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री। और सरकार में शासन व्यवस्था लागू करने के लिए वो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे बिकम द मेन members to do all these activities. The method followed to choose these representatives is referred to as election. तो ये क्या है, जो इस representatives को चुनने का जो तरीका है ना, the method followed to choose these representatives is referred to as election. So आप समझ गए कि चुनाव है क्या। तो चुनाव कुछ भी नहीं है, बस बेसिकली जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जिस तरीके से चुनते हैं वही एक चुनाव है, उसी को चुनाव बोलते हैं। दस द सिटीजन्स हैव द लिमिटेड रोल इन टेकिंग मेजर डिसीजंस। नागरिकों को लिमिटेड रोल है डिसीजंस एंड इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के चलाने में, प्रशासन को रन करने में नागरिकों का डायरेक्ट वे में बहुत लिमिटेड रोल है। दे आर नॉट वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग पॉलिसीज। सो पॉलिसीज़ का जो
नीतियां हैं सरकार की, पॉलिसीज़ जो हैं उसको बनाने में हमारी कोई डायरेक्ट सक्रिय भूमिका नहीं होती है। सिटीजन्स आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो निर्वाचित प्रतिनिधि उसके द्वारा ही सिटीजन्स इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्ट हमारा पॉलिसी मेकिंग या डे टू डे रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में जनता का कोई रोल होता नहीं है। In this arrangement, where all major decisions are taken by elected representatives, the methods by which people elect their representatives become very important. So जहाँ पे हमारे representatives के द्वारा ही यहाँ पे सारा डिसीजन लिया जा रहा है, वो हमारे डे टू डे रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, वो हमारे पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व है, तो इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। ऑफ कोर्स जो हम सब की ज़िंदगी के डे टू डे की ज़िंदगी का डिसीजंस लिया जा रहा है और जो व्यक्ति ले रहा है उसको हम चुनकर भेज रहे हैं, तो देन ऑफ कोर्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी खराब व्यक्ति को चुनेंगे तो वो खराब ही डिसीजन लेगा और उसका इम्पैक्ट हमें ही झेलना पड़ेगा। तो अगर हम लोगों के लिए ही कोई व्यक्ति अगर हम लोगों के बिहाफ में, ऑन आवर बिहाफ somebody is taking decision, somebody is participant, somebody is making policies on our behalf, it becomes more important कि we सेलेक्ट गुड पीपल। सो यहाँ पे जो इलेक्शन करने का प्रोसीजर है ना, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कैसे इलेक्शन होता है, क्या तरीका है इलेक्शन का। सो द मेथड बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विल कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था कि कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? क्या हम चुनाव करवा सकते हैं जहाँ पे लोकतंत्र ही नहीं हो? तो देखते हैं। So the second question reminds us of the fact that not all elections are democratic. सारे चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। A large number of non-democratic countries also hold elections. So बहुत सारे जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ भी चुनाव होते हैं। In fact, non-democratic rulers are very keen to present themselves as democratic. समझा? चोर की दाढ़ी में तिनका सॉरी। सो बेसिकली जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, जो ज़्यादातर गैर लोकतांत्रिक शासक होते हैं, वो स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने में लगे रहते हैं और वो चुनाव करवाते रहते हैं। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं चुनाव कराने में, बिकॉज वो खुद ही उनको मालूम है कि द बैक ऑफ देयर माइंड दे आर अवेयर कि यार मैं तो डेमोक्रेटिक हूँ ही नहीं, मैं तो अपना ऑटोक्रेटिक रूल चला रहा हूँ इनडायरेक्टली हिडन वे में। सो वो कंडक्ट कराते रहते हैं इलेक्शन। सो दे डू सो बाय होल्डिंग इलेक्शन इन सच ए वे दैट इट डज नॉट थ्रेटन देयर रूल। तो ऐसे चुनाव कराते हैं कि उस चुनाव का जो आउटकम हो उनके फेवर में हो, उनका शासन नहीं चला जाए। तो ऑफकोर्स वो ऐसा चुनाव करवाते हो जस्ट दिखाने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, समाज को या वर्ल्ड फोरम में एक जस्ट मैसेज देने के लिए कि हाँ नहीं चुनाव हुआ और मैं चुनाव से जीत के एक लोकतांत्रिक शासक बनकर आया हूँ। वो इस कन्फ्यूज़न को क्रिएट करने के लिए ऐसे चुनाव करवाते हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ सच सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन? आप अपना उदाहरण सोच सकते हैं। बट व्हाट डू यू थिंक वुड डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक from a non-democratic election? What can be done to ensure that elections in the country would be conducted in a democratic way? We'll come to all these things. So this is where constitution comes in. हम जो अभी सवाल पूछें कि what do you think to distinguish, आप कहाँ पे कैसे डिस्टिंग्विश करो कि डेमोक्रेटिक सेटअप है या नॉन डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ इलेक्शन हो रहा है, एंड हाउ वुड यू इंश्योर दैट द इलेक्शन इन द कंट्री वुड बी कंडक्टेड? किस तरीके से चुनाव एक लोकतांत्रिक तरीके से एक देश में करवाया जाए। सो इन सब चीज़ों का जो डिटेल समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री लेज डाउन सम बेसिक रूल्स। क्या करता है संविधान? एक लोकतांत्रिक कंट्री का, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक रूल सेट करता है अबाउट इलेक्शन। दिस डिटेल्स आर यूजुअली लेफ्ट टू बी वर्कड आउट बाई लॉज पास्ड बाई द लेजिस्लेचर। और ये जो लेजिस्लेचर्स है ना, जो हमारी विधायिका है, उसके द्वारा विस्तृत तरीके से कानून बनाया जाता है, लॉ पास किया जाता है, एंड देन दिस बेसिक रूल्स आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द लॉ। एंड दिस बेसिक रूल्स यूजुअली एक जनरली सामान्यतः ये रूल्स क्या क्या हैं? बेसिक रूल जो चुनाव के जुड़े हुए, हु इज़ एलिजिबल टू वोट? फर्स्ट थिंग, वोट करने के लिए कौन योग्य है, कौन कौन व्यक्ति वोट कर सकता है। हु इज़ एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट? चुनाव में लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन व्यक्ति योग्य है। Who is to supervise the election? चुनाव की देख रेख कौन करेगा, है ना। एंड हाउ डू वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? जो मतदाता है वो अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनेंगे। एंड हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड? जो वोटों की गिनती है
मतदान की जो मतगणना है वो कैसे की जाएगी, वोटों की गिनती कैसे की जाएगी, एंड जो हमारे प्रतिनिधि है उनका चुनाव कैसे होगा. सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल क्वेश्चंस विच हैज़ टू बी एड्रेस्ड एज पर लॉ. एंड ये है लाइक मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, जो ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक संविधानों की हम देखते हैं उसी की भांति द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस. भारत के संविधान में इन सारे सवालों का जवाब निहित है. As you can see, the first three questions are about ensuring that elections are free and fair. तो जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो हु इज एलिजिबल टू वोट, हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट एंड हु इज टू सुपरवाइज. कौन वोट करेगा, कौन चुनाव में लड़ेगा और कौन इसको सुपरवाइज करेगा. सो दीज क्वेश्चंस आर इंश्योरिंग, ये इंश्योर करते हैं, ये आश्वस्त करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ना, जो चुनाव हो एक स्वतंत्र हो और निष्पक्ष तरीके से हो, एंड कैन दस बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक. तो जिसे इस अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये डेमोक्रेटिक चुनाव है, ये एक लोकतांत्रिक चुनाव है. एंड द लास्ट 2 क्वेश्चंस, व्हाट आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस? द लास्ट 2 क्वेश्चंस वेयर हाउ डू वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ द वोट्स आर काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड. सो आर अबाउट एंश्योरिंग ए फेयर रिप्रेजेंटेशन. तो पहले में सिर्फ निष्पक्ष चुनाव की बात ही हम पहले कर रहे थे कि निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, फ्री एंड स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव. दूसरा में क्या, जो उसके चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो उनका जो पार्टिसिपेशन हो वो कैसे निष्पक्ष हो सकता है. मतलब हाउ टू इंश्योर ए फेयर रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व को निष्पक्ष कैसे किया जा सकता है ना, लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व करने का है ना, फेयर. इन दिस चैप्टर यू विल कंसिडर बोथ दिस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. तो हम दोनों एस्पेक्ट्स को आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, भारत में चुनाव की क्या व्यवस्था है हम लोग अच्छे से समझेंगे आज. सो विल कम टू नो दैट कि हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, एंड देन फिर आप चुनाव के ज्ञाता हो जाएंगे. may have noted that you may have noted above a reference to different methods or systems of election. You may have wondered what these were all about. You may have seen or read about different methods of electioneering or campaigning in the elections. समझिए, तो आपने विभिन्न तरीके के चुनाव के प्रचार किए जाने के आप जो डिफरेंट तरीके हैं उन सब के बारे में आपने कभी पढ़ा है. बट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन एंड देयर इज ए सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस. सो देयर आर ऑथोरिटीज एंड रूल्स अबाउट डूज एंड डोंट्स, है ना. चुनाव संचालन करने की एक व्यवस्था है और इसके लिए जो प्राधिकार है, ऑथोरिटीज़ है और नियम है, और उसमें बताए जाते हैं कि जो अथॉरिटीज़ जो नियम्स में बताए जाते हैं क्या डूज एंड डोंट्स, क्या करने योग्य चीज़ें हैं और क्या नहीं करने योग्य चीज़ें, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब डिफाइंड होता है. इज दैट व्हाट इलेक्शन सिस्टम इज ऑल अबाउट? क्या सिर्फ इतना ही है? सो यू मे हैव वंडर्ड व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू राइट डाउन हाउ द वोट्स आर टू बी काउंटेड एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड. तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा ये सब सोचकर कि यार संविधान में सब लिखने की क्या ज़रूरत है कि मतगणना कैसे होगी, प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे. सो इजंट दैट वेरी ऑब्वियस कि आपको लग रहा होगा कि यार ये तो आपके मन में ऐसा ख्याल हो रहा है कि तो बहुत सिंपल है, वो आप पहले से क्लियर है. बट ऐसा है नहीं दोस्तों. चुनाव में इसको हम समझते हैं पीपल गो एंड वोट. आपके लिए सिर्फ ऐसा लग रहा होगा कि लोग जाते हैं, वोट देते हैं, जो जीत गया वो हो गया. बट इट्स नॉट सो सिंपल. द कैंडिडेट हु गेट्स हाईएस्ट वोट्स गेट इलेक्टेड. दैट इज व्हाट इलेक्शन आर ऑल ओवर द वर्ल्ड. व्हाई डू वी नीड टू थिंक अबाउट इट? सो ये अभी तक आप जान रहे हैं कि जो वोट किया, जो ज़्यादा वोट आया वो जीत गया. बट इस पर सोचने की ज़रूरत क्यों है वो हम अभी समझते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, क्यों इस चीज़ को संविधान में लिखा जा रहा. इतनी सिंपल सी चीज़ें जो अपीयर हो रही है कि ये काफ़ी सिंपल है, इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा. सो वी नीड टू, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स टू अस, है ना. ये जितना सरल हमें दिखता है या जितना सरल हमें लग रहा है उतना है नहीं. वी हैव गॉट सो यूज टू आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन दैट वी थिंक दैट देयर कैन नॉट बी एनी अदर वे. जनरली हम अपने देश में जो चुनाव के तरीके देख रहे हैं उससे हम इतने आदत हो गई हमारी, हमें ऐसा लगता है कि बस यही एक रास्ता है, यही एक तरीका है चुनाव का और ये सही है. बट ऐसा नहीं है. इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल वोट एंड देयर प्रेफरेंस डिसाइड्स हु विल विन द कंटेस्ट. सो
एक लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था में लोग वोट करते हैं और उनके प्रेफरेंस, जिनको वो वोट करते हैं उनकी जो प्रेफरेंस होता है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि चुनाव जीतेगा कौन। उनकी इच्छाओं पे वोट को डिपेंड करता है। बट देयर कैन बी वेरी डिफरेंट वेज इन विच पीपल मेक देयर चॉइसेस, है ना। तो जो लोग हैं जो अपना पसंद रखते हैं चुनाव में, वो उनको अपनी जो रुचि है चुनाव के प्रति, वो बहुत बहुत डिफरेंट तरीके से वो अपने रख सकते हैं अपने प्रेफरेंस को। एंड वेरी डिफरेंट वेज इन देयर प्रेफरेंस कैन बी काउंटेड। एक तो वो अपने प्रेफरेंस को व्यक्त बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा उनके जो प्रेफरेंसेस है उसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काउंट किया जा सकता है। आप लोगों को अभी शायद ये पूरा डिटेल में समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या सवाल कर रहा हूँ। यार चुनाव तो है, गया वोट दिया, वोट काउंट किया, जिसका ज़्यादा है वो जीत गया। बट इट इज़ नॉट ऑल ओवर, इलेक्शन इज़ नॉट इन फैक्ट इवन इन इंडिया, आई एम जस्ट गोइंग टू कम, आगे हम पढ़ेंगे कि भारत में भी सिर्फ ऐसे ही चुनाव नहीं होते हैं, और भी तरीके से चुनाव होते हैं इन डेमोक्रेटिक सेटअप ओनली। हमारे लोकतंत्र में भी और भी सिंपल ऐसे वोट काउंटिंग के, सिंपल वोट काउंट किया और जिसका ज़्यादा आ गया वो जीत गया। हर एक इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। यस, आई विल कम टू दैट कि कौन से इलेक्शन में किस तरीके से काउंटिंग होती है और प्रेफरेंसेस कैसे काउंट किए जाते हैं। दीज डिफरेंट रूल्स ऑफ द गेम कैन मेक अ डिफरेंस टू हु द विनर ऑफ द गेम बी। सो इन दिस मेथड्स पे कि कैसे वोटिंग होगी, कैसे काउंटिंग होगा, कैसे प्रेफरेंस डिसाइड किया जाएगा, इन सब के बेसिस पे रूलर जो इन सब रूल्स ऑफ द गेम के हिसाब से जो विनर है वो बदल सकता है। सो सम रूल्स कैन फेवर बिगर पार्टीज, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो बड़ी पार्टियों को मदद करते हैं। सम रूल्स कैन हेल्प द स्मॉलर प्लेयर, और कुछ ऐसे रूल्स हैं जहाँ जो छोटे खिलाड़ी हैं, जो स्मॉल प्लेयर हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनको फ़ायदा होता है। बट सम रूल्स कैन फेवर द मेजोरिटी कम्युनिटीज, अदर्स कैन प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी। कहीं पे मेजोरिटी कम्युनिटी को फ़ायदा हो सकता है कोई रूल के हिसाब से, माइनॉरिटी की सुरक्षित, माइनॉरिटी के जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। सो हम डिटेल में देखते हैं।